नमस्कार, स्वागत है पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। देख लेते हैं कि गुरुवार की सुबह अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से हमारे मार्केट के लिए कैसे संकेत है। तो कुछ अच्छे संकेत मिलते दिख रहे हैं ऑन द फेस ऑफ इट। अभी एसजीएक्स निफ्टी पर नजर डालें, 100 अंकों से अधिक की स्ट्रेंथ फिलहाल बनती दिख रही है। 16,760 के पार, इनफैक्ट 16,770 के करीब हम इसमें कारोबार होता हुआ मजबूती के साथ देख रहे हैं। बाकी एशियन मार्केट्स पर नजर डालें तो अधिकतर मार्केट्स हमने देखा है, फिर चाहे वो कॉस्पी हो, तैवान हो, ये हरे निशान में खुले। थोड़ी डावाडोल स्थिति जापानीज मार्केट की है। निके इस समय 50-53 अंकों की कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहा है, लेकिन बाकी और जितने मार्केट्स धीरे धीरे करके खुल रहे हैं वहां पर हम देख रहे हैं हरे निशान के साथ ही शुरुआत हुई है। डाउ नैस्डैक फ्यूचर्स पर एक बार नजर डाल लेते हैं। यहां पर एक छोटे दायरे का ट्रेड है, थोड़ी सुस्ती दिखाई दे रही है। 50 अंक नीचे डाउ फ्यूचर्स है, 60-61 अंकों की कमजोरी नैस्डैक फ्यूचर्स में दिखाई दे रही है। लेकिन तगड़ा बाउंस बैक हमने कमोडिटी मार्केट में आता हुआ देखा है। फिर चाहे वो कच्चा तेल हो जो बड़ी तेजी से भागा है, 3 हफ्ते के हाइस के पास है, $108 के भी पार हमने एक समय ब्रेंट को निकलते देखा। वहीं सोने चांदी की बात करें तो ये भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 2-2 हफ्ते की ऊंचाई पर ही ट्रेड। कल बड़ा इंटरनेशनल मार्केट में फेड की कमेंट्री में क्या निकल कर आया है, एंड ऑफ कोर्स आज के लिए क्या महत्वपूर्ण ट्रिगर्स है, पूरी डिटेल लेकर मेरे सहयोगी दीपांशु इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। मार्केट हो या क्रिकेट, अच्छा माहौल बनता दिख रहा है। तो हो तो गया 0.1% हाइक, लेकिन मार्केट खुश है। बिल्कुल मार्केट खुश है क्योंकि कमेंट्री अच्छी आई है। 0.1% हाइक एक्सपेक्टेड था, हम पहले भी बोल रहे थे कि इतना ही आने वाला है, ज्यादातर मेजॉरिटेरियन व्यू था। बट शायद एक डर था कि आगे की कमेंट्री अग्रेसिव हो सकती है, पर आगे की कमेंट्री 2 पॉलिसीज के बाद हमने देखा है कि अच्छी कमेंट्री आई है, बाजार की सपोर्टिव कमेंट्री आई है और इस पर बाजार ने कल ज्यादा रिएक्ट किया है। तो बेसिक पॉइंट तो ये है कि लगातार दूसरी बार 0.1% की हाइक करी है। 1994 में आखिरी बार ऐसा हुआ था जब इतनी अग्रेसिव बैक टू बैक हाइक थी। ये सारी चीजें हमें मालूम है। पावेल साहब ने आगे के लिए क्या कहा है? आगे के लिए वो कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन पर हमारा पूरा फोकस है, बना रहेगा। अगर इन्फ्लेशन नियंत्रण में नहीं आया तो फिर एक और बड़ी बढ़ोतरी की जरूरत पड़ सकती है। पर इसके सामने उन्होंने ये भी कहा कि अगर इन्फ्लेशन गिरने लगे और जिस हिसाब से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब इन्फ्लेशन कूल ऑफ होना चाहिए, तो फिर ज्यादा बड़ी बढ़ोतरी की संभावना कम है। इस कमेंट के बाद हमने देखा कि बाजार का रिएक्शन कल शुरू होते हुए दिखा। साथ ही उन्होंने 3-4 और अहम चीजें कही हैं। उन्होंने कहा कि आगे हम डेटा डिपेंडेंट रहेंगे। ये जो 2.5% तक अब यूएस के रेट्स हो गए हैं, ये इकोनॉमी के लिए न्यूट्रल हैं, यानी कि यहां से अब जो इंपैक्ट आना चाहिए इन्फ्लेशन को कूल करने में, वो अब आपको आते हुए दिख सकता है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें नहीं लगता है कि यूएस की इकोनॉमी मंदी में है या फिर यूएस में मंदी आने वाली है। ये भी एक बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टर था बाजार के लिए। उन्होंने ये भी कहा कि जो डिमांड की स्थिति है, जो लेबर मार्केट है, वो यूएस में अभी भी मजबूत है, बरकरार है, तो मंदी की तो कोई चिंता नहीं है। पर हाँ, उन्होंने ये भी माना कि जिस तरह से फेड दरें बढ़ा रही है, पॉलिसी एक्शन ले रही है, थोड़ी सुस्ती इकोनॉमी में आ सकती है, जो कि अच्छी बात है क्योंकि फिर इससे डिमांड गिरेगी और इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में आएगा। तो ओवरऑल जो कमेंट्री है वो बाजार को बहुत पसंद आई और ये जब फेड चेयरमैन ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करना शुरू करा, उसके बाद ही ये बाजार में हमने रिएक्शन देखा। तब तक बाजार एक सीमित दायरे में ही कारोबार कर रहे थे, थोड़े सुस्त थे। बट जब से ये कमेंट्री आई कि रिसेशन उन्हें नहीं दिख रहा है, अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल में आने लगता है तो आगे बड़ी बढ़ोतरी की जरूरत नहीं है, लेबर स्थिति और इकोनॉमिक स्थिति अच्छी है, पर जो फेड का एक्शन है उससे डिमांड थोड़ी कम होगी और उससे इन्फ्लेशन कंट्रोल में आएगा, ये सब बाजार को पसंद आया और इसलिए आपने देखा कि एक सडन स्पाइक आया और वहां से फिर बाजार आपको ऊंचाई पर ही बनते हुए दिखे। तो एंड ऑफ डे करीब 440 पॉइंट ऊपर डाउ बंद हुआ। आईटी में जबरदस्त एक्शन पहले से हमें एक्सपेक्टेड था जब हमारे बाजार भी ट्रेड कर रहे थे, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल के नतीजे अच्छे रहे और उस पर रिएक्शन है, तो वहां से अच्छी शुरुआत हुई। एंड देन ऑफ कोर्स पावेल साहब की कमेंट्री के बाद तो और बड़ा उछाल आया। तो नैस्डैक ने कल लीड कराए, 4% की तेजी एक ही दिन में आपने कल नैस्डैक में आती हुई देखी है। अल्फाबेट 7.5% ऊपर था, माइक्रोसॉफ्ट 6.5% ऊपर था। मेटा के नतीजे बाजार बंद होने के बाद आए, बट उससे पहले 6.5% ऊपर मेटा बंद हुआ। अमेजॉन 5% ऊपर, एप्पल 3.5% ऊपर था और आज अमेजॉन और एप्पल दोनों के ही नतीजे आने वाले हैं, तो उस लिहाज से भी काफी इंपॉर्टेंट डे रहेगा। यूएस Q2 जीडीपी का पहला अनुमान आने वाला है, नेगेटिव 1.6% ग्रोथ के आसार हैं, यानी कि लगातार दूसरी नेगेटिव ग्रोथ की तिमाही होगी। तो टेक्निकली तो ये एक रिसेशन का इंडिकेटर है, बट पावेल साहब कह रहे हैं कि हम इसे नहीं मान रहे हैं कि एक रिसेशन आने वाला है। यूरोप की बात करें, 0.5% ऊपर यूरोप के बाजार बंद हुए। कमोडिटी में जैसे आपने बोला चौतरफा रिबाउंड था, डॉलर इंडेक्स में गिरावट आई, 107 के नीचे, उससे सारी कमोडिटीज को सहारा मिला है।
और कच्चा तेल हमने देखा है 107 पर आ गया है। अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट भी ब्रेंट का हमने देखा है करीब 102 पर आपको आते हुए दिख रहा है। अमेरिका में वीकली क्रूड भंडार गिरने से यहां पर एक बड़ा सपोर्ट मिला है। नेचुरल गैस 7 हफ्ते की ऊंचाई पर है, 2 हफ्ते की ऊंचाई पर सोना और चांदी है। एल्यूमिनियम में कल हमने थोड़ी सी एक्शन बनते हुए देखा, क्योंकि चाइना ने बढ़ते कीमतों के उत्पादन पर दबाव लगाने की कोशिश की है, बट अदरवाइज बेस मेटल्स में भी अच्छा एक्शन था। एग्री कमोडिटीज में भी चीनी के अलावा आपने बढ़िया एक्शन देखा। तो अक्रॉस कमोडिटीज एक रिबाउंड है, अक्रॉस मार्केट्स एक अच्छा सेंटिमेंट है, और फेड चेयरमैन की पॉलिसीज बाजार को पसंद है। हालांकि एक वर्ड ऑफ कॉशन बोलना पड़ेगा कि आखिरी 2 पॉलिसीज में भी हमने देखा है कि इमीडिएट जो पॉलिसी का रिएक्शन है वो बाजार का पॉजिटिव रहा है, और उसके बाद आपने जो भी बाजार में गिरावट देखी वो देखिए। इस बार क्या ऐसा होगा पता नहीं, बट हाँ अभी के लिए तो मूड माहौल बढ़िया बना हुआ है। बिल्कुल दीपांशु, शुक्रिया वो डिटेल रखने के लिए। और एग्जैक्टली अब पावेल साहब ने जो कमेंट्री की है उसके क्या उसमें कोई सब टेक्स्ट है और उसे समझने की कैसे जरूरत है, ये हम जानेंगे। बहरहाल शुक्रिया दीपांशु आपका पूरी डिटेल रखने के लिए। और जैसे कि मैंने कहा कि पावेल साहब की कमेंट्री को कैसे देखा जाए, क्या हम तूफान से बाहर निकल चुके हैं, सब पर बात करने के लिए हमारे साथ एलिमेंट्स प्लेटफॉर्म के चेयरमैन और जाने माने ग्लोबल मार्केट एक्सपर्ट अजय बग्गा सर जुड़ चुके हैं। बग्गा सर, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है। सर, अभी दीप ने बहुत राइटली पॉइंट आउट किया कि हर पिछली भी 2 जो कमेंट्रीज थी उसके बाद मार्केट को चढ़ते देखा, लेकिन फिर मुसीबतें हावी होने लगी। सर, इस बार क्या कुछ अलग आपको दिखा है? यूएस फेड के फैसले को और उनके बाद के प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप कैसे देखते हैं? जी नेहा जी, मार्केट्स के लिए पॉजिटिव था, क्योंकि दीप ने सारा कवर कर दिया। मेरा काम आसान है, मैं कह सकता था दीप से सहमत हूँ, और यही मैं भी दोहराऊंगा इसके आगे ऐड करने के लिए कि एक तो 0.75 आया। उन्होंने कहा कि अनयूजुअली लार्ज, मतलब एक लार्ज इंक्रीज हम सितंबर में भी देखते हैं। उन्होंने ये कहा कि बहुत मुश्किल काम है इन्फ्लेशन को काबू में करना, और उसके चलते इकोनॉमी ना ठप हो जाए। हम कोशिश कर रहे हैं, वो रास्ता बहुत संकीर्ण होता जा रहा है। दैट पाथ इज गेटिंग वेरी नैरो, ये क्लियरली कहा। जहां मार्केट टर्न किया वो तब था जब उन्होंने कहा आज जो हम रेट बढ़ा रहे हैं, उसके बाद जो रेट आता है 2.25 to 2.5, वो न्यूट्रल लेवल आ गया है। जैसे ही मार्केट ने सुना कि न्यूट्रल लेवल पे आ गए हैं और यहाँ से थोड़ा सा हमें टाइटनिंग करना पड़ेगा, यहाँ से टाइटन होते हुए देखते हैं। तो फिर पूछा गया कहाँ तक आप देखते हैं? बोले जो जून में कहा था उसी पे बरकरार है। अभी सितंबर में फिर से देखेंगे डेटा, हमें 8 हफ्तों का और डेटा मिल जाएगा सितंबर तक, बट 3.25 से 3.5% जो है वो हमें टाइट लगता है। तो इससे मार्केट ने क्या निष्कर्ष निकाला कि ज्यादातर रेट हाइक हो चुका है। दूसरा, इन्फ्लेशन से ऐसे विचलित नहीं है कि अगली बारी 100 बेसिस पॉइंट करेंगे या रेट बहुत देर तक बढ़ने की गुंजाइश है। थर्ड, जो दीप ने कहा क्लियरली, उन्होंने कहा कि आप टेक्निकली मत देखिए, एक हम रिसेशन नहीं कहते, वो एक और सरकारी एजेंसी है जो बोलती है। दूसरा, जो और चीजें उन्होंने गिनवाई, लेबर फोर्स, पार्टिसिपेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब चीजें अगर आप देखें, बहुत सारे सेगमेंट्स हैं मार्केट के ऐसे जहां तेजी बरकरार है। तो रिसेशन बिल्कुल नहीं है। जीडीपी का नंबर आप मत देखिए, ये जरूर ध्यान में रखिए, कल उनके पास जीडीपी का नंबर होगा। जब कल वो बातचीत कर रहे थे उनके पास आ चुका होगा नंबर। वो बहुत उन्होंने मार्केट को सांत्वना दी। और फिर जो अहम बात थी, ये पूछा गया कहाँ तक रेट आपको बढ़ते दिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये डेटा डिपेंडेंट है, देखेंगे, बट अभी जो हमें लग रहा है कि इन्फ्लेशन काबू में आना चाहिए। ये हम नहीं कह सकते 2% कब तक आएगा, बट ट्रेंड अच्छा रहना चाहिए। तो मार्केट ने यही अंदेशा लगाया कि इतनी तेजी से रेट नहीं बढ़ेंगे। अब क्या ये एक रिलीफ बाउंस है एक डाउनवर्ड मार्केट में, क्या ये स्थायी रूप पे रह जाएगा, ये अब अगले हफ्ते तक देखना होगा। अभी जो है बहुत मार्केट में जबरदस्त रिलीफ आया, और अहम बात जो थी, रेट बढ़ने के कारण वैल्यूएशन गिरे थे ग्रोथ और मोमेंटम स्टॉक्स के, तो इसलिए नैस्डैक 4.25% बढ़ा। जो ग्रोथ स्टॉक्स थे उनका, क्योंकि आपका डिस्काउंट रेट इतना नहीं बढ़ेगा,
इसलिए वो ज्यादा उछले कल। और ब्रॉडर मार्केट में भी रैली थी, बट सबसे ज्यादा रैली ग्रोथ स्टॉक्स में कल देखने को मिली। जी नेहा जी। बिल्कुल सर। बगा सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। और फेड के फैसले के बाद जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई पावेल साहब की, उसकी जो पूरी कमेंट्री है उसका विश्लेषण इतने अच्छे तरीके से करने के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि कल संस्थागत निवेशकों की तरफ से प्रदर्शन कैसा देखने को मिला है। तो एक बार फिर से विदेशी संस्थागत निवेशकों की तरफ से बिकवाली तो आई है, लेकिन थोड़ी कम, 437 करोड़ के आसपास की बिकवाली का फिगर है। घरेलू संस्थागत निवेशकों की खरीद जारी है, 700 करोड़ से अधिक की खरीदारी का फिगर आया है। और एफएनओ स्पेस की बात करें तो यहां पर भी एफआईआईज की तरफ से दमदार एक्शन दिखा है। 5,445 करोड़ के आसपास की खरीद देखने को मिली है। तो अब जो संकेत निकल कर आ रहे हैं, जो कि फिलहाल तो अच्छे दिखाई दे रहे हैं, इन सब में हमारा मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा, इस सब पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर गुड मॉर्निंग। सर एक बड़ा इवेंट था, वो आ गया है, क्लियर हो गया है। तो मेरे पास आज आपके लिए दो सवाल हैं। पहला तो सर ये कि यूएस फेड के फैसले के बाद हमने अमेरिकी बाजारों में जो बाउंस देखा, एसजीएक्स निफ्टी 100 अंक ऊपर है, उसे आप कैसे देख रहे हैं सर? नेहा गुड मॉर्निंग। देखिए, नो बैड न्यूज इज गुड न्यूज। ये अमेरिकी बाजारों में कल हुआ है और अमेरिकी बाजारों में वो सब कुछ हुआ जैसा कि बेस्ट केस सिनेरियो में आप सोच सकते थे। यानी कि अमेरिका का फेड ब्याज दरें 75 बेसिस पॉइंट ही बढ़ाए, 1% न बढ़ाए, जबकि लगभग 25 से 20% लोगों की आशंका 1% तक की बढ़ोतरी की भी बन चुकी थी। ऐसे में फेड चाहता तो एग्रेसिव होकर 1% भी बढ़ा सकता था, वैसा उन्होंने किया नहीं। पहली चीज। दूसरी चीज, अगर 1% ही ब्याज दरें बढ़ाए तो लेकिन आगे के लिए फेड रूम खाली रखेगा अपने पास कि अगर कोई और बड़ा एक्शन उन्हें लेने की जरूरत पड़े तो उस एक्शन के लिए वो कुछ कमेंट्री ऐसे करेगा कि जो थोड़ा सा सतर्क रखने वाली हो। लेकिन इसके विपरीत फेड की कमेंट्री जो थी वो भी काफी मजबूत रही, खासतौर से ये कि अब वो और बहुत ज्यादा ब्याज दरों को तेजी से बढ़ाने की जरूरत नहीं समझते हैं। डेटा जरूर देखेंगे, लेकिन एक तरफ ब्याज दरें बढ़ाने के बाद उनका कॉन्फिडेंस बरकरार है कि महंगाई कम आ जाएगी, और दूसरी तरफ ये भी उनका कॉन्फिडेंस है कि ग्रोथ पर हल्का सा असर पड़ेगा, ज्यादा नहीं, जिससे कि बड़ी चिंता हो जाए और वो अमेरिका की अर्थव्यवस्था को मंदी में जाते हुए नहीं देख रहे। बस इससे ज्यादा अच्छा तो फेड चेयरमैन बोल नहीं सकते थे। और फिर जैसे एक्शन हुआ, एक्शन के बाद बाजार खामोश थे, छोटे से दायरे में हल्की तेजी के साथ थे, लेकिन जैसे कमेंट्री आई, कमेंट्री के बाद अमेरिकी बाजार उछल पड़े। तो मेरे ख्याल से पूरा का पूरा जो एक्शन हुआ, इन दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन है नेहा, जहाँ पर एक्शन भी उम्मीद के मुताबिक रहा और कमेंट्री जो फेड चेयरमैन की थी वो उम्मीद से काफी बेहतर रही, और इसी वजह से अमेरिकी बाजार कल अच्छी उछाल दिखाते हुए नजर आए और फेड की इस मीटिंग के बाद बाजार पॉजिटिव होते दिखे हैं। जी ओके। तो सर फिर उस लिहाज से देखें तो निफ्टी, बैंक निफ्टी, क्या यहाँ पर भी आज हमारी रेंज बदलेगी? क्या लेवल्स होंगे सर? यहाँ एक ब्रेकआउट देने के लिए बहुत सही दिन है। अगर आज चाहें तो हम ट्रेडिंग रेंज के ऊपरी सिरे की तरफ है। वायदा कारोबार की मंथली एक्सपायरी भी है। तेजी के लिए संकेत आपके पास पूरे हैं, लोकल भी और ग्लोबल भी। ग्लोबल संकेतों में तो आप देख ही चुकी हैं कि भाई किस तरह से अमेरिकी बाजारों में इतना तगड़ा उछाल आया है। तो अगर बढ़ने के लिए वहां से संकेत चाहिए तो इससे बढ़िया तो क्या मिलेंगे। लोकल संकेतों में देखें तो 2-3 दिनों की एफआईएस की बिकवाली के आंकड़ों के बाद अगर कल के आंकड़े आप देखें तो बुरे नहीं है नेहा, क्योंकि वायदा कारोबार में इंडेक्स फ्यूचर्स, स्टॉक फ्यूचर्स दोनों में एफआईएस की तरफ से शॉर्ट कवरिंग होती हुई दिखी, खरीदारी होती दिखी। तो नेट फ्लोज पॉजिटिव है और एक्सपायरी के दिन आप एक थोड़ी शॉर्ट कवरिंग और थोड़ी खरीदारी की उम्मीद कर सकते हैं। तो ये तो ट्रेडिंग रेंज के हाई रेंज तक पहुंचने की बात हुई, जो कि निफ्टी पर 15,750, 15,800 होता है। लेकिन बैंक निफ्टी ने कल ही आपको एक अच्छा ब्रेकआउट दे दिया, जो क्लोजिंग थी वो काफी मजबूत है। अब जहां तक आज का सवाल है, आज ओपनिंग से ज्यादा क्लोजिंग अहम है। अगर आज हम 15,800 के पार निकल पाते हैं तो नई रेंज में बाजार जाने की कोशिश कर सकता है। सपोर्ट के तौर पर अगर आप देखेंगे तो 16,800 के ऊपर बंद हो पाता है, नई रेंज में जाने की कोशिश करेगा। आज के लिए जो निफ्टी पर जो सपोर्ट रेंज है वो है 16,525 से लेकर 16,575। ये मजबूत सपोर्ट का काम करेगी। ऊपरी स्तरों पर गैप से हम खुलेंगे, गैप से खुलने के बाद 16,800, 16,875 की रेंज पर हमें फोकस करना है। उसके पार निकल कर टिकते हैं, यानी क्लोजिंग 16,800 के ऊपर की मिले तो बहुत ही बढ़िया। 16,750, 725 के ऊपर की क्लोजिंग भी एक्सेप्टेबल है, लेकिन 800 की क्लोजिंग ज्यादा बेहतर होगी। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, नीचे की तरफ जो आपको सपोर्ट है वो 36,400, 36,500 की रेंज में रहेगा।
ऊपरी स्तर पर 37,325 से 37,500 का रास्ता बैंक निफ्टी के लिए ऊपर की तरफ खुलता हुआ नजर आता है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर बताने के लिए कि आज क्या ट्रेडिंग की रणनीति अपनानी है, लेवल्स क्या होंगे। रिपीट कर देती हूँ, निफ्टी 16,525, 575 आज ये एक तगड़ी सपोर्ट रेंज का काम करेगा और आप गौर भी करेंगे कि ये रेंज अब ऊपर की तरफ शिफ्ट होती दिख रही है। 16,800 का जो आंकड़ा है वो सर को लगता है कि आज पार करे तो अच्छी स्ट्रेंथ और बनती दिखेगी। 800, 875 ये एक अपर बैंड साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। बैंक निफ्टी में सिमिलरली 36,400 से 500 ये एक तगड़ी सपोर्ट रेंज का काम करेगा और अपर बैंड देखा जाए तो 37,325 से 37,500 बनती हुई दिखाई दे रही है। मतलब क्लियरली इंटरनेशनल मार्केट से जो अच्छे खासे संकेत हैं उनके मद्देनजर बैंक निफ्टी में तगड़ी स्ट्रेंथ बनने के पूरे आसार निफ्टी बैंक निफ्टी में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन खबरों के दम पर कहां रहेगा एक्शन, और ऑफ कोर्स जून तिमाही के नंबर्स भी आ रहे हैं, इनका विश्लेषण पूरी डिटेल्स लेकर मेरे सहयोगी अरमान स्टूडियो में मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अरमान, ब्रॉडर मार्केट से तो अच्छे संकेत है, बताइए नंबर्स कल किस प्रकार के रहे हैं? जी, सबसे पहले टाटा मोटर्स के नतीजे जो हमारा अनुमान था उससे थोड़े कमजोर आते हुए दिखे हैं। आय लगभग 8% बढ़कर आई है। मार्जिन्स में देखेंगे, मार्जिन्स में आपको अच्छा खासा कट देखा गया है, 7.9% से घटकर 4.4% पर आते हुए दिखे हैं। और कंपनी का जो घाटा है, घाटा भी बढ़कर आता हुआ दिखा है। बायोकॉन पर भी जो अनुमान था उससे कमजोर नतीजे आते हुए दिखे हैं। आय लगभग 20% बढ़कर आई है। मार्जिन्स देखेंगे, मार्जिन्स में आपको कट देखा गया है, 22.1% से घटकर 18.7% पर आते हुए दिखे हैं। हालांकि अगर मुनाफे की बात करेंगे, मुनाफे में आपको बढ़त देखी गई है, 84 करोड़ से बढ़कर 144 करोड़ पर आते हुए दिखे हैं। यूनाइटेड ब्रेवरीज आय जो है, आय तो एस्टिमेट के मुताबिक है, पर अगर आप ऑपरेशनली परफॉर्मेंस देखेंगे तो वो कमजोर आती हुई दिखी है। आय लगभग 118% बढ़कर आई है। मार्जिन्स की बात करेंगे, मार्जिन्स भी थोड़े इंप्रूव हुए हैं, 8.5% से बढ़कर 10.9% पर आते हुए दिखे हैं। और अगर आप वॉल्यूम्स की बात करेंगे, वॉल्यूम्स भी 8% बढ़कर आते हुए दिखे हैं। डिक्सन टेक नतीजे थोड़े कमजोर हैं और हमारे अनुमान से थोड़े कमजोर आते हुए दिखे हैं। आय लगभग 53% बढ़ी है। अब कामकाजी मुनाफे की बात करेंगे, 47 करोड़ से बढ़कर 100 करोड़ पर आता हुआ दिखा है, पर जो हमारा अनुमान था वो 123 करोड़ का था। और मार्जिन्स देखेंगे, मार्जिन्स भी बढ़कर आते हुए दिखे हैं, 3% से 3.5% पर अनुमान 4% का था। और मुनाफे में देखेंगे, मुनाफा भी 18 करोड़ से बढ़कर 45 करोड़, हालांकि जो अनुमान था वो 61 करोड़ का था। एलेंटास बैंक इंडिया बढ़िया नतीजे आते हुए दिखे हैं। आय लगभग 49% बढ़कर आई है। मार्जिन्स में भी आपको इंप्रूवमेंट देखा गया, 13% से बढ़कर 17% पर आते हुए दिखे हैं। और मुनाफे में भी 63% का आपको उछाल देखा गया है। जिंदाल स्टेनलेस हिसार नतीजे अगर आप देखेंगे, रेवेन्यू तो बढ़िया आया है, पर अगर आप ओवरऑल परफॉर्मेंस अगर देखेंगे तो वहां पे थोड़ा कमजोर दिख रहे हैं। आय हालांकि 24% बढ़ी है। कामकाजी मुनाफे में 18% का कट देखा गया है। मार्जिन्स भी 15% से घटकर सिर्फ 10% पर आते हुए दिखे हैं। और मुनाफे में भी आपको 14% का कट देखा गया है। और अंत में आरती ड्रग्स, अगर आप आय देखेंगे, आय तो हालांकि बढ़िया है, पर वही बात है यहाँ पर भी कि ऑपरेशनली अगर देखेंगे तो कमजोर नतीजे दिख रहे हैं। आय लगभग 7% बढ़ी है। मार्जिन्स देखेंगे 14% से घटकर 11% और मुनाफे में भी लगभग 30% की आपको कटौती देखी गई है। ओके अरमान, अब ये भी बता दीजिए कि आज के महत्वपूर्ण ट्रिगर्स कौन से हैं एंड खबरों के दम पर आज कहां एक्शन दिखने वाला है? बिल्कुल, आज काफ़ी सारे नतीजे हैं आपको निफ्टी में। बजाज फिनसर्व, डॉक्टर रेड्डीज, नेस्ले इंडिया जैसे स्टॉक्स दिखेंगे। एफएनओ में कई सारे स्टॉक्स हैं जिसमें इंटेलेक्ट डिजाइन, निपॉन लाइफ, श्रीराम, डॉक्टर लाल पैथलैब, ऐसे कई सारे स्टॉक्स हैं जिनके नतीजे आते हुए दिखेंगे। टीवीएस मोटर पर ध्यान रखिएगा जिसमें फंड जुटाने पर बोर्ड बैठक है। बजाज फिनसर्व बोर्ड बैठक में शेयर विभाजन और बोनस शेयर इश्यू पर विचार किया जाएगा। उसी के साथ साथ डीजीसीए ने जो प्राथमिक जांच के आदेश दिए थे, जो अनुसार जो एयरलाइंस के अब सभी मामलों का कंप्लायंस जो है वो उन्हें आज सुनिश्चित करना है। एक चेंज इन प्राइस बैंड है जो 20% 10% है टानला प्लेटफॉर्म पर। काफी सारे शेयर्स की, काफी सारे स्टॉक्स की एक्स डेट्स है डिविडेंड की, जिसमें आईसीसीआई लोम्बार्ड, सेल, एसआरएफ, जाइडस लाइफ, अमर राजा, एयू स्मॉल और टाटा स्टील्स में भी एक्स डेट है जिसमें स्टॉक स्प्लिट है 10 से 1 का। खबरों में बीपीसीएल पर ध्यान रखिएगा क्योंकि भारतीय कैबिनेट ने जो कंपनी की यूनिट को ब्राजील प्रोजेक्ट के लिए लगभग जो 12,000 करोड़ रुपए है वो निवेश करने के लिए मंजूरी दे दी है। स्पाइस जेट को लेकर एक बड़ा आदेश आता हुआ दिखा है कि स्पाइस जेट की उड़ानों पर लगभग 50% की कटौती करना होने वाली है और ये 8 हफ्तों के लिए जो उड़ानों की संख्या है जो घटाई गई है। उसी के साथ साथ स्पाइस जेट का भी बयान आता हुआ दिखा है कि कंपनी के फ्लाइट ऑपरेशन पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा और डीजीसीए के ऑर्डर से वो कोई भी ऐसी कोई फ्लाइट है जो कैंसिल नहीं करने वाले हैं। टेलीकॉम स्टॉक्स पर भी ध्यान रखिएगा, जो दूसरे दिन लगभग 4,000 करोड़ की बोलियां मिल चुकी हैं और अभी तक अगर आप देखेंगे तो जियो ने लगभग 82,500 करोड़ की, एयरटेल ने लगभग 46,000 और वोडाफोन ने 19,000 तक की बोलियां लगाई हैं। और अंत में एक्साइड इंडस्ट्रीज पर ध्यान रखिएगा क्योंकि कंपनी ने लीज
कम सेल एग्रीमेंट एक किया है और इसमें बेंगलुरु में 80 एकड़ का ये लैंड है जो उन्होंने लिया है और इसमें वो मल्टी गीगावाट लिथियम आयन बैटरी सेल के उत्पादन के लिए यहाँ पर काम करेंगे। ओके अरमान, थैंक यू सो मच वो पूरी डिटेल्स रखने के लिए दर्शकों के सामने। आइए जान लेते हैं आज की ट्रेडिंग कॉस्ट। चॉइस ब्रोकिंग से करेंगे शुरुआत। स्ट्राइड्स फार्मा पर खरीद की सलाह है। स्टॉप लॉस 328 का, टारगेट 352 का। अनराठी सिक्योरिटीज बाटा इंडिया को खरीद के चलने की सलाह आज दे रहे हैं। 1790 का स्टॉप लॉस, 1880 का टारगेट। और अंत में सेंट्रम ब्रोकिंग सन टीवी खरीद के चलने की सलाह है। स्टॉप लॉस 562 का, टारगेट 590 का। आइए जान लेते हैं बाजार पर एक्सपर्ट क्या रणनीति सुझा रहे हैं और शेयरों पर आज कहां कमाई के मौके नजर आ रहे हैं। इस पर बात करने के लिए जानी मानी टेक्निकल एनालिस्ट सिमी भौमिक जी हमारे साथ जुड़ चुकी है। सिमी जी गुड मॉर्निंग, जरा बताइए आज क्या ट्रेडिंग रणनीति अपनाकर चलनी है। निफ्टी बैंक निफ्टी क्या किया जाए। वेरी गुड मॉर्निंग नेहा। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में खरीदारी का ही सलाह रखेंगे और मुझे लगता है कि गैप अप ओपनिंग आज होने वाला है, बहुत ही अच्छा ओपनिंग हो जाएगा। इनफैक्ट मुझे लगता है कि मेरा जो स्ट्रैटेजी था, मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि मार्केट में आज गैप अप होगा और 16,700 के ऊपर अगर मार्केट मेंटेन करता है तो खरीदने का सलाह होगा। और खरीद के जो टारगेट मेरा है वो 16,800 से 16,850 का है। ये 16,800 16,850 का रेंज अगर क्रॉस हो जाता है ड्यूरिंग द डे तो निफ्टी पूरा 17,000 के लिए भी तैयार हो सकता है। तो मेरे लिए यही पहला पड़ाव है, 16,800 से 16,850 क्रॉस होने से 17,000 के लिए निफ्टी तैयार हो जाएगा। बैंक निफ्टी में भी गैप अप हो रहा है और बैंक निफ्टी का जो मेरा लेवल है वो है 37,000 37,100 के ऊपर। बैंक निफ्टी अगर 37,000 37,100 के ऊपर अगर मेंटेन करता है तो यहाँ पे भी खरीद कर चलने का सलाह होगा। इनफैक्ट मेरा जो ऊपर में जो अपसाइड टारगेट है वो 37,400 से 37,500 का है, ये मिनिमम पड़ाव है। अगर बैंक निफ्टी उससे ऊपर भी जाके सस्टेन कर सकता है तो 38,000 के लिए भी बैंक निफ्टी तैयार हो जाएगा। तो दोनों इंडेक्स में खरीदारी करके ही चलने का सलाह है। ठीक है, तो अच्छी खासी स्ट्रेंथ के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी हो गए तैयार, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कहाँ दिखेगा। स्टॉक स्पेसिफिक नेहा आज 2 की जगह 3 स्टॉक में दे रही हूँ, तीनों में खरीदारी करके ही चलने का सलाह है। बैंक ऑफ में पहला स्टॉक होगा मेरी तरफ से बैंक ऑफ बड़ौदा, इसमें खरीदारी करके देखना चाहिए। 115 का स्टॉप लॉस होगा, 122 से 125 का टारगेट बैंक ऑफ बड़ौदा में आ सकता है। अब दूसरा स्टॉक होगा डीएलएफ, दोनों ही रेट सेंसिटिव है पर मुझे लगता है कि दोनों में ही खरीदारी करके चलना है। डीएलएफ में भी अच्छा ब्रेकआउट कल देखने को मिला था। 363 का स्टॉप लॉस के साथ खरीद कर चलने का सलाह होगा। पहला टारगेट होगा 372, उसके बाद 375, फिर 380 तक भी डीएलएफ जा सकता है। मेरा तीसरा स्टॉक होगा रैमको सीमेंट, इसमें खरीदारी करके चलने का सलाह होगा। 710 के नीचे स्टॉप लॉस रहेगा। ऊपर में 732 का पहला टारगेट, 745 का दूसरा टारगेट के लिए रैमको को खरीद कर चलने का सलाह होगा। ओके सिमी जी, थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि ब्रॉडर मार्केट्स में क्या है रणनीति एंड ऑफ कोर्स स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन। रैमको सीमेंट डीएलएफ ये खरीद के चलने की सलाह। बैंक ऑफ बड़ौदा में भी अच्छे खासे खरीदारी की रिकमेंडेशन निकल कर आ रही है सिमी जी की तरफ से। थैंक यू सो मच मैम। कमोडिटी बाजार का रुख करते हैं, रणनीति जान लेते हैं। हमारे साथ आईएफएल सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता जुड़ चुके हैं। अनुज गुड मॉर्निंग, जरा बताइए सोने चांदी में क्या किया जाए। 2 हफ्ते के हाइस पे चले गए हैं, इज इट हियर टू स्टे। नेहा जी गुड मॉर्निंग। देखिए एक्सपेक्टेड था कि जो फेड का डिसीजन है वो डिस्काउंटेड है और उसके बाद हमने एक निजक रिएक्शन गोल्ड सिल्वर में ट्रेंड पॉजिटिव होते हुए देखा है। हमें लगता है कि गोल्ड सिल्वर में शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा, तो खरीदारी की सलाह रहेगी। गोल्ड में करीबन 50,700 में खरीदारी करें, 50,450 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 51,100 तक हो सकता है। इंटरनेशनल मार्केट में 1755 1760 डॉलर तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। सिल्वर की जहां तक सवाल है, सिल्वर में भी करीबन 54,700 में खरीदारी करें, 54,200 का स्टॉप लॉस लगाएं, 55,500 तक टारगेट हो सकता है। एक्सपेक्टेड है $20 तक के लेवल सिल्वर में अगेन देखने को मिल सकते हैं, तो गोल्ड सिल्वर में खरीदारी की सलाह रहेगी। अच्छा, मेटल्स में हमने कोई बहुत फायरवर्क्स होते हुए देखे नहीं, लेकिन हैविंग सेड सो कॉपर कुछ समय के लिए बॉटम बना के ऊपर चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कॉपर में खरीदारी बनती है। देखिए बिल्कुल, अगर एलएमई की तरफ देखें तो एलएमई पे एक अच्छा पॉजिटिव इंडिकेशन आते हुए दिखाई दिए हैं। $7,600 के आसपास एलएमई पे ट्रेड कर रहा है। एमसीएक्स में करीबन 639 के आसपास धीरे धीरे लोअर लेवल से शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है ऊपर की तरफ। हालांकि उतनी बड़ी तेजी देखने को नहीं मिली है, बट ट्रेंड थोड़ा सा बदलता हुआ दिखाई दिया है। तो यहाँ पर भी हमारा बाय का ही कॉल रहेगा। करीबन 636 में खरीदारी करें, 630 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट 640 तक हो सकता है। एक्सपेक्टेड है एलएमई में $8,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं और एमसीएक्स में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 650 रुपए तक के लेवल एमसीएक्स में भी देखे जा सकते हैं। तो खरीदारी की सलाह रहेगी बेस मेटल। ओके, और फटाफट बता दीजिए कच्चे तेल में क्या किया जाए। देखिए कच्चे तेल में देखें तो ब्रेंट 103 के अराउंड ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। यहाँ भी थोड़ा सा पॉजिटिव ट्रेंड आया है, तो खरीदारी की सलाह रहेगी करीबन 7,750 में, स्टॉप लॉस 7,650 का, टारगेट 7,900 तक हो सकता है।
अल्टीमेट अगर देखें तो क्रूड के लिए रेंज नीचे में करीबन 7 या 400 ऊपर में 8,000, इस टाइट रेंज में क्रूड हमें लगता है ट्रेड कर सकता है। ठीक है अनुज, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि नॉन एग्री स्पेस में कहां है कमाई के मौके। आइए बात करते हैं एफआईआर यानी एफआई इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट की। जान लेते किन शेयरों पर विदेशी ब्रोकरेजेस ने एफआईआर दर्ज की। शुरुआत बजाज फाइनेंस के साथ कर लेते हैं। जेफरीज होल्ड करने की सलाह, टारगेट हालांकि काटा है 7,300 नया टारगेट। मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट का स्टैंस बरकरार है, टारगेट 8,000 का है। जेपी मॉर्गन न्यूट्रल से ओवरवेट हो गए हैं और टारगेट बढ़ा दिया है 8,500 के पास। सिटी ने खरीद की सलाह दी है 8,400 के टारगेट के साथ। मारुति नतीजों के बाद नोमुरा न्यूट्रल स्टैंस लेके चल रहे हैं, टारगेट इन्होंने बढ़ा दिया 8,970। मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट स्टैंस बरकरार है, टारगेट 9,473 का। गोल्डमैन सैक्स खरीद की सलाह, टारगेट बढ़ाकर 10,000 कर दिया है। जेपी मॉर्गन न्यूट्रल आउटलुक है, टारगेट 8,200। जेफरीज की तरफ से खरीद की सलाह, टारगेट 10,250। और अंत में सिटी बाय की रिकमेंडेशन है, टारगेट थोड़ा ट्रिम किया है, 10,300 है नया टारगेट।